नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल मातृभूमि LS पर। चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे लूसेंट के भौतिकी का अध्याय 2 जिसका नाम है गति। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की ओर। अदिश राशि वैसी भौतिक राशि जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, उसे अदिश राशि कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल है दोस्तों, द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा आदि। आगे देखते हैं दोस्तों, विद्युत धारा, ताप, दाब, ये सभी अदिश राशियां हैं। सदिश राशि वैसी भौतिक राशि जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी रहती है और जो योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती हैं, उन्हें सदिश राशि कहते हैं। जैसे वेग, विस्थापन, बल, त्वरण आदि। दूरी किसी दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। यह सदैव धनात्मक होती है। विस्थापन एक निश्चित दिशा में दो वस्तुओं के बीच की लंबवत यानी न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। यह सदिश राशि है। इसका SI मात्रक मीटर है। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। चाल किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, अर्थात चाल बराबर दूरी बटे समय। यह एक अदिश राशि है। इसका SI मात्रक मीटर पर सेकंड है। वेग किसी वस्तु के विस्थापन की दर को या एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। इसका SI मात्रक मीटर पर सेकंड है। त्वरण किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। इसका SI मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। यदि समय के साथ वस्तु का वेग घटता है तो त्वरण ऋणात्मक होता है, जिसे मंदन कहते हैं। नेक्स्ट है प्रक्षेप गति यानी प्रोजेक्टाइल मोशन। जब कोई पिंड ऐसे नियत त्वरण के अंतर्गत गति करता है जिसकी दिशा पिंड के वेग की दिशा से भिन्न होती है, तो पिंड के वेग का परिमाण एवं दिशा समय के साथ बदलते रहते हैं, जिसके कारण पिंड एक समतल वक्र पथ पर गति करता है। इस गति को प्रक्षेप गति कहते हैं और वक्र पथ को प्रक्षेप पथ कहते हैं। यह सदैव परवलयाकार होता है। धनुष से छूटा हुआ बाण, हवाई जहाज से गिराया गया बम, तोप से छूटा गोला आदि का मार्ग परवलयाकार होता है। ये सभी प्रक्षेप गति के उदाहरण हैं। प्रक्षेप गति एक द्विमीमीय गति है, अर्थात एक समतल में गति है। प्रक्षेपक को अधिकतम दूरी तक फेंकने के लिए उसे क्षैतिज से 45 के कोण पर ऊपर की ओर प्रक्षेपित करना चाहिए। प्रक्षेप कोण थीटा एवं 90 - थीटा दोनों के लिए क्षैतिज परास समान होता है। प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु पर वेग एवं त्वरण के बीच 90 का कोण बनता है। अब देखते हैं दोस्तों वृत्तीय गति यानी सर्कुलर मोशन। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। यदि वह एक समान चाल से गति करती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। वृत्तीय गति एक त्वरित गति होती है क्योंकि वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदल जाती है। डोरी से बंधे हुए पत्थर को तेजी से वृत्त में घुमाया जाता है और घुमाने के समय डोरी टूट जाने पर पत्थर स्पर्श रेखागत उड़ जाता है। कोणीय वेग एंगुलर वेलोसिटी वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा एक सेकंड में जितने कोण से घूम जाती है उसे उस कण का कोणीय वेग कहते हैं। इसे ओमेगा से प्रकट किया जाता है, अर्थात ओमेगा बराबर थीटा बटे टी। यदि कण एक सेकंड में n चक्कर लगाता है तो ओमेगा बराबर 2πn। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों न्यूटन की गति का नियम। भौतिकी के पिता न्यूटन ने सन 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादित किया। न्यूटन का प्रथम गति नियम, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में रहेगी, या यदि वह एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो सीधी वैसी ही चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। बाह्य बल के अभाव में किसी वस्तु की अपनी विराम अवस्था या समान गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है। बल की परिभाषा
बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। बल एक सदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक न्यूटन है। जड़त्व के कुछ उदाहरण: ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। दूसरा, चलती हुई मोटर कार के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। तीसरा, कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़कर गिर जाते हैं। नेक्स्ट है संवेग यानी मोमेंटम। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं, अर्थात संवेग बराबर वेग इंटू द्रव्यमान। यह एक सदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड है। न्यूटन का द्वितीय गति नियम। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होती है, बस संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है। अब यदि आरोपित बल F बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण A एवं वस्तु का द्रव्यमान m हो तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम से F बराबर ma अर्थात न्यूटन के दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। नोट है, प्रथम नियम दूसरे नियम का ही अंग है। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों, न्यूटन का तृतीय गति नियम। प्रतिक्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। उदाहरण है, बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगना। दूसरा, नाव से किनारे पर कूदने पर नाव को पीछे की ओर हट जाना। तीसरा है, रॉकेट को उड़ाने में। नेक्स्ट है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। यदि कणों के किसी समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है, अर्थात टक्कर के पहले और बाद का संवेग बराबर होता है। आवेग इम्पल्स। जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कार्य करता है तो बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को उस बल का आवेग कहते हैं, यानी आवेग बराबर बल इंटू समय अंतराल बराबर संवेग में परिवर्तन। आवेग एक सदिश राशि है जिसका मात्रक न्यूटन सेकंड है तथा इसकी दिशा वही होती है जो बल की होती है। अब अभिकेंद्री बल यानी सेंट्रीपिटल फोर्स। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर एक बल वृत्त के केंद्र की ओर लगता है, इस बल को ही अभिकेंद्री बल कहते हैं। इस बल के अभाव में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकती। यदि कोई m द्रव्यमान का पिंड भी चाल से r त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर चल रहा है तो उस पर कार्यकारी वृत्त के केंद्र की ओर आवश्यक अभिकेंद्री बल होगा, F बराबर mv²/r होता है। अपकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अजड़त्वीय फ्रेम में न्यूटन के नियमों को लागू करने के लिए कुछ ऐसे बलों की कल्पना करनी होती है जिन्हें परिवेश में किसी पिंड से संबंधित नहीं किया जा सकता है। ये बल छद्म बल या जड़त्वीय बल कहलाते हैं। अपकेंद्रीय बल एक ऐसा ही जड़त्वीय बल या छद्म बल है जिसकी दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत दिशा में होती है। कपड़ा सुखाने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन आदि अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। नोट है, व्यक्तिगत पर गतिमान वस्तु पर कार्य करने वाले अभिकेंद्री बल की प्रतिक्रिया होती है। जैसे मौत के कुएं में कुएं की दीवार मोटरसाइकिल पर अंदर की ओर क्रिया बल लगाती है, जबकि इसकी प्रतिक्रिया बल मोटरसाइकिल द्वारा कुएं की दीवार पर बाहरी की ओर कार्य करता है। कभी कभी बाहर की ओर कार्य करने वाली इस प्रतिक्रिया बल को भ्रमवश अपकेंद्री बल कह दिया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, मूवमेंट ऑफ फोर्स यानी बल आघूर्ण। बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परिवृत्त घुमाने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। किसी अक्ष के परिवृत्त एक बल का बल आघूर्ण उस बल के परिमाण तथा अक्ष से बल की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात बल आघूर्ण यानी T बराबर बल इंटू आघूर्ण होता है। यह एक सदिश राशि है, इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है। नेक्स्ट है सरल मशीन। यह बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है। सरल मशीन एक ऐसी युक्ति है जिसमें किसी सुविधाजनक बिंदु पर बल लगाकर किसी अन्य बिंदु पर रखे हुए भार को उठाया जाता है, जैसे उत्तोलक, घिरनी, आनातल, स्क्रू जैक आदि। देखते हैं उत्तोलक एक सीधी या टेढ़ी दृढ़ छड़ होती है जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्र पूर्वक घूम सकती है। उत्तोलक में 3 बिंदु होते हैं। पहला आलम यानी फलक्रम, जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक की जड़ स्वतंत्र पूर्वक घूम सकती है उसे आलम कहते हैं। आयास यानी एफोर्ट, उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए उस पर जो बल लगाया जाता है उसे आयास कहते हैं। तीसरा है भार यानी लोड, उत्तोलक के द्वारा जो बोझ उठाया जाता है अथवा रुकावट हटाई जाती है उसे भार कहते हैं।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट उत्तोलक के प्रकार देखते हैं। उत्तोलक के 3 प्रकार हैं। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक इस वर्ग के उत्तोलकों में आलम यानी एफ, आयास ई तथा भार डब्ल्यू के बीच में स्थित होता है। इस प्रकार के उत्तोलकों में यांत्रिक लाभ 1 से अधिक, 1 के बराबर तथा 1 से कम भी हो सकता है। इसके उदाहरण हैं कैंची, प्लास, सिंडसी, कील, उखाड़ने की मशीन, शीशा, सीजूला, साइकिल का ब्रेक, हैंडपंप आदि। अब देखते हैं द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। इस वर्ग के उत्तोलक में एफ, आलम एफ व आयास ई के बीच भार होता है, भार डब्ल्यू होता है। इस प्रकार के उत्तोलकों में यांत्रिक लाभ अधिक, 1 से अधिक। इसके उदाहरण हैं सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन, एक पहिए की कूड़ा ढोने वाली गाड़ी। देखते हैं तीसरी श्रेणी का उत्तोलक। इस वर्ग के उत्तोलकों में आलम यानी एफ, भार डब्ल्यू के बीच में आयास ई होता है। इसका यांत्रिक लाभ सदैव 1 से कम होता है। उदाहरण है चिमटा एवं मनुष्य का हाथ। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों गुरुत्वीय केंद्र यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। किसी वस्तु का गुरुत्वीय केंद्र वह बिंदु है जहां वस्तु का समस्त भार कार्य करता है, चाहे वस्तु जिस बिंदु में रखी जाए। वस्तु का भार गुरुत्वीय केंद्र से ठीक नीचे की ओर कार्य करता है, अतः गुरुत्व केंद्र पर वस्तु के भार के बराबर ऊपरीमुख बल लगाकर हम वस्तु को संतुलित रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं संतुलन के प्रकार। संतुलन 3 प्रकार के होते हैं। एक है स्थायी संतुलन, अस्थायी संतुलन तथा उदासीन। स्थायी संतुलन यदि किसी वस्तु को उसकी संतुलन स्थिति से थोड़ा विस्थापित किया जाए और बल हटाते ही पुनः वह पूर्व स्थिति में आ जाए तो ऐसी संतुलन को स्थायी संतुलन कहते हैं। दूसरा है अस्थायी संतुलन। यदि किसी वस्तु को उसकी संतुलन अवस्था से थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ने पर वह पुनः संतुलन की अवस्थिति में ना आए तो उसे अस्थायी संतुलन कहते हैं। तीसरा है उदासीन संतुलन। यदि किसी वस्तु को संतुलन की स्थिति में थोड़ा सा विस्थापित करने पर उसका गुरुत्व केंद्र यानी जी उसी ऊंचाई पर बना रहता है तथा छोड़ देने पर वस्तु अपनी नई स्थिति में संतुलित हो जाती है तो उसका संतुलन उदासीन कहलाता है। स्थायी संतुलन की शर्तें। किसी वस्तु के स्थायी संतुलन के लिए 2 शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। वस्तु का गुरुत्व केंद्र अधिक नीचे होना चाहिए। दूसरा है गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा वस्तु के आधार से गुजरनी चाहिए। तो दोस्तों ये था हमारे लूसेंट का भौतिकी का अध्याय 2। तो दोस्तों इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ आपसे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद।